स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बहुत बहुत अच्छे हैं। आज की क्लास का थीम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप सब जानते हैं कि मेंडल ने कुछ नियम बनाए थे और उनमें से एक नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। आज की क्लास को शुरू करें उससे पहले आपको मैं बता दूं कि 2-3 दिन पहले मैंने YouTube के ऊपर आप लोगों के बेनिफिट के लिए और आपकी भरपूर डिमांड के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से एक ओपिनियन पोल मांगा था, जिसमें कि मैंने कहा था कि मैं इस साल 2020-21 सेशन के अंदर एक लाइव बैच चालू करने जा रहा हूं और उस लाइव बैच के अंदर मैं इस बार 12th क्लास और उससे रिलेटेड पोर्शन जो नीट में है उसके ऊपर फोकस करने जा रहा हूं। तो मैंने आपसे ओपिनियन मांगा था कि ये बैच स्टार्ट करें या नहीं करें। तो लगातार आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, लेकिन कई सारे बच्चों का ये भी है कि आप 11th क्लास भी चालू करो। कई सारे जो हैं लोग कहते हैं कि CSIR नेट का है वो आप चालू कीजिए। कई सारे लोग कह रहे हैं कि TGT चालू करो। तो अब सारी चीज़ें तो एक साथ चालू नहीं की जा सकती, लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं लाइव क्लास दूंगा उसको ज़रूर अटेंड कीजिए, चाहे वो बच्चा किसी भी स्ट्रीम का हो। इतना मैं दावा करता हूं कि आपकी जो अल्टीमेट मंजिल है उसके अंदर मेरे लाइव स्ट्रीम वीडियोस का बहुत बहुत भरपूर योगदान होगा। तो जो 11th क्लास वाले वो भी, मैं तो कहता हूं वो भी ज्वाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले साल बोर्ड क्लासेस हैं, उसके अंदर आपका लोड वैसे ही क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और यदि समय बचेगा तो मैं और एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। समय बचेगा तो नीट के पहले में हो सकता है कि कुछ 11th क्लास के टॉपिक्स भी आपको पढ़ा दूं, वादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात तय है कि मैं दूंगा एक्स्ट्रा ही, आपको उससे कम नहीं दूंगा। पूरा के पूरा 12th क्लास को छाप डालेंगे, भरपूर बोर्ड लेवल के अंदर 100 में से 100 लाएंगे और नीट के अंदर भी एश्योर करेंगे कि हम सेलेक्ट हों। और ये जो वीडियोस हैं केवल नीट वाले ही नहीं है, मैं तो ये कहता हूं जितने भी मेडिकल एस्पायरेंट्स से, जितने भी एग्जाम्स इंडिया के अंदर हो रहे हैं, कोई भी हो, RPSC हो, UPSC हो, TGT हो, CSIR नेट हो, हम लोगों के ये वीडियोस आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये बात तय है। इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है। हम लोगों ने वो वीडियोस की प्राइजेस इतनी रखी हुई है, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले नहीं कहा था आप लोगों को, अब मैं बता दूं कि मैंने हमारी YouTube की जो टीम है और जो मेरी पूरी की पूरी टीम है उन लोगों को मैंने कहा था कि इतना रखो रेट कि एक बच्चा 5 स्टार चॉकलेट खा ले उससे भी सस्ता हो जाए। मैंने उनको ये लाइन कही थी। और यदि आप मेरे लेक्चर्स की काउंटिंग करेंगे तो इट कम्स अराउंड 3.5 रुपए पर क्लास, 3.5 रुपीज पर क्लास। कैन यू इमेजिन इट? तो इसलिए ज्यादा सोचो मत, है ना। इट इज नॉट फॉर द बेनिफिट, ये जस्ट आप लोगों के लिए ये है। और जो 900 रुपीज हम लोग ले रहे हैं वो केवल और केवल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा सिस्टम लगता है। आप समझ पा रहे हैं, बहुत सारी टेस्टिंग होगी, डिजिटल पैनल के ऊपर क्लासेस होगी, एप्स होंगे, वेबसाइट्स होगी, बहुत सारी चीजें होगी। तो उन सब चीजों के लिए एक बड़ी टीम लगती है। हम जैसे लोग केवल पढ़ा सकते हैं भैया, समझ आ रहा है। हम लोग सुबह कलम पकड़ते हैं 6 बजे, रात को कलम छोड़ते हैं 9 बजे। तो इसके लिए हमको कुछ अच्छा करने के लिए, आप लोगों के बेनिफिट के लिए हमें टीम लगानी पड़ती है। हम केवल ये जो आप लोगों से एक्सपेंसेस ले रहे हैं वो उस टीम के जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट आउट करने के लिए। इसलिए ज्यादा सोचने का मुद्दा ही नहीं है। इट इज द प्रॉमिस ऑफ NS जैन सर कि आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट ही होगा। इसलिए देरी नहीं करनी है, जल्दी से आप लोगों को फोन नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर कॉल कीजिए और अपना ओपिनियन बताइए। और साथ के साथ उसके ऊपर वही नंबर व्हाट्सएप का भी है, उसके ऊपर टेक्स्ट मैसेज करके लिखिए कि मेरा नाम ये है, मैं इस मीडियम का हूं, मैं इस ग्रेड का हूं। और आपको कोई भी तकलीफ हो तो हमारी टीम से बात कीजिए। तो चलिए आज की क्लास के अंदर स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, आप सब जानते हैं कि ये नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। ठीक है, और जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, प्रभाविता का नियम है, वो प्रभाविता का नियम, पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये एकल संकर क्रॉस यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर
आधारित है, पहली बात, राइट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित है। मतलब ये जो नियम है वो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर बनाया था। नेक्स्ट है, यह नियम 100% नहीं है। हम मेंडल को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नियम गलत है, हमने कहा है 100% सही नहीं है, अर्थात इसके कुछ अपवाद हैं। इसके क्या है, कुछ अपवाद हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये वास्तव में इस नियम का अपवाद ही है। इसी प्रकार से सहप्रभाविता, सहप्रभाविता मतलब क्या होता है, दैट इज कोडोमिनेंस, वो भी इसका अपवाद ही है। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है, इस नियम के मुख्य बिंदु, पहला पॉइंट, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड एज फैक्टर्स। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय discrete units called factors। मतलब लक्षण जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। वास्तव में फैक्टर्स ही आगे चलकर क्या कहलाए भाई, जीन्स कहलाए। तो जहां जहां पर वर्ड फैक्टर आ रहा है वहां वहां पर मान के चल लेना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जीन्स की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेंडल ने हमेशा फैक्टर वर्ड का यूज किया। वो तो 1909 के अंदर जोहानसन ने फिर आगे चलकर कहा कि जो मेंडल के फैक्टर्स थे वो वास्तव में और कुछ नहीं है, वो क्या थे, जीन्स थे। लेकिन क्योंकि बात मेंडल की चल रही है तो हम जीन्स से बेहतर वर्ड क्या यूज करेंगे, फैक्टर्स। सो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड एज फैक्टर्स। समझ में आ रहा है, लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स होती है, इकाइयां होती है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, कारक। नंबर 2, फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। कारक जोड़ों में पाए जाते हैं, राइट। फैक्टर्स किस में पाए जाते हैं, जोड़ों के अंदर। और तीसरा, इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर, इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, यानी कि डिसिमिलर फैक्टर, डिसिमिलर मतलब असमान कारकों का जो जोड़ा होता है उसमें केवल एक प्रकट होता है, तब F1 जनरेशन में, और दूसरा प्रकट नहीं होता है। इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर एलील ओनली, in a pair of dissimilarly only one factor is expressed, only one factor is expressed in monohybrid toss in F1 generation, while other is expressed in F2 generation। वापस से बोल रहा हूं, इन अ पेयर ऑफ, अभी सब क्रॉस वगैरह सब करके बताऊंगा, हैव पेशेंस। इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर या इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर एलील भी कह सकते हो, राइट। इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, एक असमान युग्मिकल्पी के जोड़े में, इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर ओनली वन फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड। मतलब एक फैक्टर में, डिसिमिलर फैक्टर के अंदर केवल एक क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन।
in a pair of dissimilar factor, only one factor is expressed in monohybrid cross in F1 generation while the other is expressed in F2 generation. ऐसा नहीं है भाई कि जो एक्सप्रेस होगा, जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं होगा, रिसेसिव भी एक्सप्रेस होगा लेकिन वो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस होगा। मतलब हम ये कहना चाहते हैं दैट इज डोमिनेंट फैक्टर प्रभावी कारक, डोमिनेंट फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड, कहने का मतलब ये कि डोमिनेंट फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहा मैंने? डोमिनेंट फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन एंड recessive factor is expressed in F2 जनरेशन। आ गया समझ में? मतलब कहने का मतलब समझ गए कि जो F1 जनरेशन के अंदर एक युग्म विकल्पी का जोड़ा है या कारकों का जो एक असमान जोड़ा है उसमें से जो प्रभावी कारक होगा वो तो F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाता है। प्रभावी कारक तो कब प्रकट हो जाएगा? F1 पीढ़ी के अंदर। और अप्रभावी कारक F1 में तो प्रकट नहीं होगा लेकिन वो कब प्रकट होगा? F2 पीढ़ी के अंदर प्रकट होगा। ठीक है, एक और चीज खास बात जो इसका चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है और वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। चौथा पॉइंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस also shows three is to one proportion obtained in F2 जनरेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस और क्या शो करता है? Law of dominance also shows 3:1 proportion obtained in F2 generation. Law of dominance 3:1 रेशो को भी क्या करता है? शो करता है, जो कि F2 पीढ़ी में क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, किसको शो करता है? 3:1 प्रोपोर्शन को भी ये शो करता है। क्लियर है? अच्छा, अब मेंडल ने अपने सारे के सारे जो क्रॉस है वो किसके ऊपर किए थे? पी के ऊपर किए थे, ये आप सब जानते हो। मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो किसके ऊपर किए थे? पी के ऊपर। और आप सब जानते हो कि पी के अंदर अलग अलग 7 अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? लक्षण पाए जाते हैं। तो मैं अपने इन बिंदुओं को समझाने के लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस के इन बिंदुओं को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक क्रॉस बना रहा हूं, वो आप देखिए। एक करेक्टर लेता हूं क्योंकि आप जानते हो कि प्रभाविता का नियम किसके ऊपर आधारित है भाई? प्रभाविता का नियम एकल संख्या क्रॉस के ऊपर आधारित है। तो मैं पी के अंदर एक लक्षण लेता हूं, मटर के अंदर, है ना, मैं एक लक्षण लेता हूं कैपिटल टी क्रॉस्ड विद स्मॉल टी, राइट। ये क्या है? पेरेंट्स हैं। ठीक है, मैंने एक लक्षण लिया है, एक लक्षण। ये लक्षण क्या है? लंबा और बोना। मतलब ये क्या है? पेरेंट्स के अंदर मैंने क्या लिया है? लक्षण क्या लिया है? मैंने लक्षण लिया है दैट इज क्या चीज? हाइट ऑफ प्लांट, है ना, हाइट। मैंने एक लक्षण लिया, लंबाई को मैंने लक्षण लिया है। अब लंबाई के लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है? लंबाई के लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है? लंबा और बोना, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, अब इससे गैमेट बनाते हैं, युग्मक बनाएंगे। युग्मक क्या बनेगा? कैपिटल टी। युग्मक क्या बनेगा? स्मॉल टी। ठीक है, अब मैं जब इसको क्रॉस करूंगा तो क्रॉस करने के ऊपर मेरे पास में क्या आएगी? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या चीज है? दिस इज F1 जनरेशन। और आप जानते हो कि F1 जनरेशन के अंदर ये क्या है? हाइब्रिड है। ये F1 जनरेशन हमेशा क्या होती है? हाइब्रिड होती है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 फैक्टर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट, ये क्या है? एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हाइब्रिड मतलब क्या है? एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, राइट, और इस हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में 2 कारक है, एक लंबाई का कारक है और एक बोनेपन का कारक है, राइट। तो ये F1 जनरेशन है और F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? टॉल होते हैं। हमेशा याद रखना,
F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, टॉल होते हैं। हमेशा अपने ऐसे क्यों कहते हैं कि टॉल होते हैं, तो ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। मान लीजिए इसके गेमेट बनाए मैंने कैपिटल टी, इसके गेमेट बनाए स्मॉल टी। अब आप क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, क्रॉस करोगे तो ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन के अंदर तो ऑल टॉल प्लांट्स आएंगे या नहीं आएंगे, ऑल टॉल प्लांट्स ऑब्टेन्ड, जितने भी टॉल प्लांट्स होते हैं वो सब ऑब्टेन्ड होते हैं किसके अंदर, F1 जनरेशन के अंदर। आर यू गेटिंग? तो ये F1 जनरेशन है। अब मेंडल का प्रभाविता का नियम ये कहता है कि F1 जनरेशन के अंदर ये जो पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर है ना, इसमें इस पेयर के अंदर दोनों जो कारक है वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं F1 जनरेशन के अंदर। इनमें से केवल एक का कारक, ये जो डोमिनेंट कारक है, ये जो डोमिनेंट कारक है ये तो क्या होता है, एक्सप्रेस होता है, ये तो एक्सप्रेस होता है। कैपिटल टी जो होता है वो तो क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। और ये जो स्मॉल टी है जो रिसेसिव फैक्टर है वो यहां पर F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस नहीं होता है, ये तो एक्सप्रेस होता है और इसका प्रभाव जो होता है वो क्या हो जाता है, मास्क हो जाता है, ये मास्क हो जाता है, इसका प्रभाव छुप जाता है, राइट? इसका प्रभाव जो है वो क्या हो जाता है, छुप जाता है। तो केवल एक एक्सप्रेस हो रहा है ना, केवल एक एक्सप्रेस हो रहा है, तो बताओ कैपिटल टी ही एक्सप्रेस हो रहा है। कैपिटल टी एक्सप्रेस हो गया, उसने स्मॉल टी के प्रभाव को दबा दिया तो कैपिटल टी प्रकट हुआ। तो बताओ ये F1 जनरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, टॉल कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, टॉल कहलाएगी। अब देखते हैं अपने कि क्या ये जो रिसेसिव फैक्टर है ये भी एक्सप्रेस होता है क्या, ये भी एक्सप्रेस होता है क्या, और क्या हमको F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन के अंदर क्या 3:1 रेशियो मिलता है क्या, वो अपने को देखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी सेल्फिंग करवाते हैं। आप सब जानते हैं कि इसकी क्या करवाते हैं हम लोग, सेल्फिंग करवा देते हैं। तो अब इसकी सेल्फिंग करवा दी, सब लोग जानते हो ना, सेल्फिंग करवाते हैं। तो सेल्फिंग करवाएंगे बच्चों तो क्या आएगा, F2 जनरेशन आएगा, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन आएगा तो ये देखो ये क्या चीज है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ में आ रहा है? ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहां लिख दिया, यहां कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया, क्रॉस किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, राइट? हमेशा याद रखना कि ये क्या चीज है, प्योर टॉल। ये क्या है भैया, संकर लंबा हाइब्रिड टॉल। ये भी क्या है, हाइब्रिड टॉल है। और ये क्या चीज है, प्योर ड्वार्फ है, प्योर ड्वार्फ है। क्लियर? तो इसका मतलब साफ है कि ये रिसेसिव जो फैक्टर है वो भी F2PD के अंदर प्रकट हो रहा है। देखो प्योर ड्वार्फ के फॉर्म में क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमिनेंट फैक्टर होता है, डोमिनेंट फैक्टर विषम युग्मजीय अवस्था में भी एक्सप्रेस हो सकता है, विषम युग्मजीय अवस्था में भी प्रकट हो सकता है। ये देखो ये विषम युग्मजीय अवस्था ही तो है, इनमें प्रकट हो रहा है, विषम युग्मजीय अवस्था में प्रकट हो रहा है। लेकिन अप्रभावी कारक केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही प्रकट होते हैं, समयुग्मजीय अवस्था में ही प्रकट होते हैं। ये कभी भी किसमें, विषम युग्मजीय अवस्था में प्रकट नहीं होते, विषम युग्मजीय अवस्था में प्रकट नहीं होते। क्लियर है भाई? डोमिनेंट फैक्टर विषम युग्मजीय अवस्था में भी प्रकट हो सकता है। ये देखो डोमिनेंट फैक्टर कैपिटल टी है, ये विषम युग्मजीय अवस्था है, इसमें भी तो प्रकट हो रहा है।
लेकिन कभी भी अप्रभावी कारक जो होता है, ये अप्रभावी कारक वो विषम युग्मजीय अवस्था में प्रकट ही नहीं हो सकता है, ऐसा मेंडल ने बताया था। ठीक है, ये केवल अप्रभावी कारक F2PD के अंदर प्रकट होगा। ये देखो, अप्रभावी कारक क्या हो रहा है, यहां पर प्रकट हो रहा है, लेकिन शर्त यह है कि ये कौन सी अवस्था है भैया, समयुग्मजीय अवस्था है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये क्लियर हुआ। इस नियम का एक और फायदा है कि प्रभाविता के नियम का आखिर फायदा क्या है, इसका फायदा क्या मिलेगा वो देखिए। व्हाट इज द बेनिफिट? इस प्रभाविता के नियम के अनुसार या इस प्रभावी जीन के F1 पीढ़ी में प्रकट होने के कारण, राइट, क्या हो नहीं हो पाता है, अप्रभावी जीन प्रकट नहीं हो पाते हैं। तो लिखो, देखो क्या कहा, F1 पीढ़ी में क्योंकि प्रभावी कारक प्रकट होता है एवं अप्रभावी कारक प्रकट नहीं होता, इसलिए मानवों में कई सारे रोग प्रकट नहीं होते, है ना, कई सारे रोग प्रकट नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि F1 पीढ़ी के अंदर क्या हुआ, प्रभावी कारक क्या होता है, प्रकट होता है। प्रभावी कारक प्रकट हुआ एवं अप्रभावी कारक तो प्रकट ही नहीं हुआ, तो मानवों के अंदर कई सारे रोग ऐसे हैं जो अप्रभावी जीन के कारण होते हैं। कई सारे रोग, जैसे एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस। तो अब ये रोग कई बार प्रकट ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये भी किसके कारण होता है, ये तो अप्रभावी जीनों के कारण होता है। अरे भाई, वर्णांधता हुआ या हीमोफीलिया वगैरह हुआ, ये सब अप्रभावी जीन के कारण होते हैं। तो अप्रभावी जीन प्रकट ही नहीं हुआ, तो उसके कारण कई सारे रोग प्रकट नहीं हुए। तो ये क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। और साथ के साथ अभी आपने देखा कि अपने को ये जो मेंडल का नियम है वो ये भी शो करता है कि F2 पीढ़ी के अंदर 3:1 रेशो ऑब्टेन होता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर 3:1 रेशो दिखाई देगा। 3:1 का मतलब क्या है, 3 तो क्या होंगे, लंबे, और 1 क्या होगा, बोना। क्यों? क्योंकि ये तो प्योर टॉल है ही, ये हाइब्रिड टॉल है, लेकिन हाइब्रिड टॉल होने के बावजूद भी है तो टॉल है, क्योंकि कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है, स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी है, और कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पर प्रभावी। तो 3 क्या होंगे, लंबे, और 1 क्या होगा, बोना। तो प्रभाविता के नियम के अनुसार जो एकल संकर क्रॉस पर आधारित था, उसमें F2 पीढ़ी में क्या उत्पन्न होता है, एक प्रपोर्शन उत्पन्न होता है, एक रेशो उत्पन्न होता है, और उस रेशो को हम क्या कह देते हैं, 3:1 रेशो कह देते हैं। तो हम यदि नटशेल के अंदर पूरे के पूरे प्रभाविता के नियम को यदि नटशेल के अंदर कहें तो हम यूं भी कह सकते हैं, व्हेन अ पेयर ऑफ एलील इज ब्रॉट टुगेदर इन F1 जनरेशन, जब F1 पीढ़ी में युग्म विकल्पी के एक जोड़े को या विपर्यासी कारकों के एक जोड़े को पास में लाया जाता है, तो केवल प्रभावी कारक क्या होता है, प्रकट होता है, और अप्रभावी कारक प्रकट नहीं होता। इसे ही क्या कह देते हैं, प्रभाविता का नियम कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं, प्रभाविता का नियम कह देते हैं। तो क्या मैं एक लाइन यहां पर लिख दूं, ये वाली, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए कि मेंडल के प्रभाविता का नियम को मैं यूं भी कह सकता हूं, जब एक जोड़ी कारकों को F1 पीढ़ी में पास लाया जाता है, तो केवल प्रभावी कारक प्रकट होता है, वह अप्रभावी कारक प्रकट नहीं होता। ठीक है, क्या कहा मैंने, when a pair of factor are brought together in F1 generation, जब एक जोड़ी कारकों को
क्या लिया जाता है, F1PD में पास में लाया जाता है तो केवल प्रभावी कारक प्रकट होता है और अप्रभावी कारक प्रकट नहीं होता है। इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, प्रभाविता का नियम। इसे क्या कहा जाता है, प्रभाविता का नियम कहा जाता है। लेकिन इसके कई सारे अपवाद भी थे, जैसे अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में आप देखोगे F2 जनरेशन के अनुपात 1:2:1 निकलता है, 3:1 नहीं निकलता है। सह प्रभाविता में देखोगे तो 1:2:1 निकलता है, राइट, जबकि 3:1 आना चाहिए था। तो इसलिए कहते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, राइट, ये दोनों जो मैंने अपवाद दिए हैं ये किसके अपवाद हैं, प्रभाविता के नियम के अपवाद हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हरदम मेंडल ने जो कहा था एकल संकर क्रॉस पर आधारित, प्रभाविता के नियम के ऊपर आधारित, कि F2PD के अंदर 3:1 रेशो ही उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं होता है। सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता के अंदर अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। क्लियर? तो आज का जो हमारा वीडियो था वो प्रभाविता के नियम के ऊपर था। जेनेटिक्स के और भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, उनको भी जरूर देखिए। मैं आपके साथ में हूं और हम लोग YouTube के ऊपर भरपूर वीडियोस डालते रहेंगे। चाहे हमारी लाइव क्लासेस चालू हो जाए तो भी हम लोग YouTube के ऊपर लगातार काम जारी रखेंगे। पहले यदि हम एक वीडियो डाल रहे थे रोज का, तो हम 2 वीडियो डालेंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं। आप चैनल को खूब आगे लेके जाइए, खूब सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।